हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम सीसेट के कॉम्प्रीहेंशन को कवर कर रहे थे। ऑलरेडी हमारे सीसेट के कॉम्प्रीहेंशन में 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा डे 3 है। इसमें हम देखेंगे कि पार्ट 3 के अंतर्गत कौन से कॉम्प्रीहेंशन आए थे और उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 3 है, कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट 3 श्री आईएएस एकेडमी का। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम सीसेट को लगभग 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, फिर वो चाहे मैथ की बात हो या रीजनिंग की बात हो या फिर कॉम्प्रीहेंशन की बात हो। और इन्हीं को सॉल्व करते हुए हम सीसेट में 50+ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। क्लियर? तो आप में से कई सारे लोगों ने पार्ट 2 इसका देख लिया होगा। तो आज हम पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। लेकिन जो लोग पहले से इस चैनल में आए हुए हैं पहली बार, उनको पता होना चाहिए कि हमने सीसेट लेट्स क्रैक नाम की सीरीज़ शुरू की है। हमने 27 मार्च 2021 से लेट्स क्रैक इट प्रीलिम्स नाम की सीरीज़ शुरू की है, जो कि पूरी तरह से प्रीलिम ओरिएंटेड है। इसके अंतर्गत हम आपको 10 सब पार्ट्स में प्रीलिम्स की तैयारी को कवर कराते हैं, जो कि पूरा एक फाउंडेशन कोर्स की तरह ही है और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें चाहे हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो या फिर करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज की या प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज की और या फिर जो आप सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज कर रहे हो इस पर। क्लियर? तो ये सारी सीरीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, बाकी की सीरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। समझ गए? तो अब हम आज के अपने टॉपिक को कवर करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको आज से संबद्ध सारे पैसेज अच्छे से समझ में आ जाएं और आप अपनी पकड़ पैसेज में मजबूत कर सकें। क्लियर? तो आप देख रहे हैं, ये हमारा 2011 का प्रश्न पत्र है। ऐसा आपसे प्रश्न आएगा प्रश्न पत्र। इसमें आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होता है। जब आप अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख लेंगे, फिर आपको ऐसा एक पेपर मिलेगा। पहले आपको इंग्लिश में उसका वर्जन होगा, फिर उसका हिंदी में। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या सर 27 नंबर से शुरू होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी क्योंकि हमने पहले के पार्ट पढ़ चुके हैं, तो पेपर को एडिट करके लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इस पार्ट में 27 से ही शुरू हुए हैं। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। अब आपने देखा ये पैसेज हमारे सामने आया है। इस पैसेज को हम पढ़ेंगे, साथ ही हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों के कुछ लोगों के मन में आ गया होगा, मास्टर आज आप उल्टा क्यों कर रहे हो, पहले पैसेज क्यों पढ़ोगे? आप तो कहते हो कि ये तो हमारे रूल में ही नहीं है पहले पैसेज पढ़ना। तो बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हम तो बस देखना चाह रहे थे कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वही अपनी पुरानी कला कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और फिर पैसेज को चेक करेंगे। क्लियर? तो देखिए आप प्रश्न क्या है। प्रश्न है, लेखांश में उल्लेख है कि ये लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, भुखमरी और दुख का जीवन जीते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही है, 1 और 2, केवल 2, 2, 3 और डी यानी कि 3। अर्थात अगर हमें ये पता हो कि 2 सही है या गलत है, तो हम काफ़ी नज़दीक से ऑप्शन के पास पहुंच सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब हमें क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, देखो जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए और आपको यहाँ पे एलिमिनेशन करने का कुछ भी ना दिया हो, तो आप धैर्य रख के फिर से अपने पैसेज को पढ़ लिया करें। क्यों? क्योंकि इसने लेखांश को ही बेस बना दिया। अगर लेखांश को बेस ना बनाता तो हम यहाँ पे थिंकिंग कर सकते थे। क्लियर? तो आप देखिए प्रश्न क्या है। जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है, तब वह किसी विलुप्त युग के सपनों में वर्तमान से पलायन ढूंढता है और अपने बीते महान कल की कल्पनाओं में सांत्वना पाता है। ये एक मूर्खतापूर्ण और खतरनाक विनोद है जिसमें हम में से अनेक मग्न रहते हैं। हम भारतीयों को यह आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी ये सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं, जबकि हम अन्य विश्व में से विश्व में नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भुखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती। क्लियर? बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने इस अवधारणा को बढ़ावा दिया है कि भारतीय परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी ही न बन जाएं। अब यहाँ पर देखो, आपको लगभग सारे वर्ड आपको मिल गए ना आपके क्वेश्चन के।
साथ ही क्योंकि ये लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है, पराधीन जनों की भी यही स्थिति है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन दे दिया ना, ये लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों को निर्दिष्ट करता है। किन को निर्दिष्ट करता है? अब आप यहाँ से ध्यान दो, आपको ये लाइन दिया है ना, क्योंकि ये लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है। किन के लिए? जो क्रांतिकारी ही ना बन जाए। मैं समझता हूँ हर देश में निर्धन और अभागे लोग हैं, कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी ही ना बन जाएं। क्लियर? अब यहाँ पे आप इसको देखो, प्रश्न को, यहाँ पे आपने ये पैसेज पढ़ा ना, क्रांतिकारी वर्ड आपको यहाँ पे दिया है। क्लियर? क्रांतिकारी बन जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे ये बातें कह रहा है क्रांतिकारी ही ना बन जाए? यहाँ उल्टा है, यहाँ पे आपको दे रहा है क्रांतिकारी बन जाते हैं, यहाँ पे क्रांतिकारी ही ना बन जाए, मतलब जरूरी नहीं होता वो क्रांतिकारी बनेंगे, और इसने कह दिया यहाँ पे कि क्रांतिकारी वो बन जाते हैं। समझ गए? तो ये आपका ऑप्शन अपने आप कट हो गया। क्लियर? यानी कि तीसरा ऑप्शन कट हुआ, तो आपका सी और डी चला गया। दूसरा है आपका भूखमरी और दुख का जीवन जीते हैं, यह लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है, मतलब जो भूखमरी और दुख का जीवन जीते हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्या दिया, यहाँ पे आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता, स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में यह भूखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती। मतलब कि वो लोग जो भूखमरी और दुख का जीवन जीते हैं उनके लिए वास्तव में ये लोग उचित नहीं है। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल सही हो रही है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ? दूसरा सही है। तो दूसरा तो तीनों में दिया है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम अभी रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी हमें पता चल गया है कि ये तो कट गया ना, सी डी आपने पहले देखा क्योंकि तीसरा गलत था। ए बी हमारे पास बच रहा है। ए बी जब हमारे पास बचा तो हमें ये पता चल गया कि दूसरा तो सही है, बट पहले का नहीं पता। तो पहले के लिए हम फिर से चेक करते हैं, और पहले से जब चेक करेंगे तो पहली लाइन में ही हमें पता चल जाएगा क्या, विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, ये लोग प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है। जो विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, यहाँ पे कहीं पे आपको ऐसी बात दी है कि विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता, बल्कि यहाँ पे दिया विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है। समझ गए? मतलब ये लेखांश जो है ना, ये जो पूरा का पूरा, ये आप कह सकते हो कॉम्प्रीहेंशन, इसमें विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता की बात ना होकर उसकी अधीनता में रहते हुए अपने अतीत की महानता का गुणगान करने से संबंधित है। क्लियर? यानी कि इसमें कहीं पर ये नहीं दिया है कि विदेशी प्रभुत्व से ये स्वतंत्रता चाहते हैं। तो जब नहीं चाहते हैं तो पहला हमारा कट हो गया, तीसरा हमारा कट ही था, तो पहला ये गलत हो गया, तीसरे से हमारे सी डी कट गए, बचा कौन? बी, अर्थात केवल 2 हमारा सही है। आप में से जिन लोगों को ये ना समझ में आया हो तो वो एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो देखिए एक बार हम आपको फिर से बता दें, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा जटिल है। देखो 2012 का सबसे जटिल पेपर आया था सीसैट का, समझ रहे? तो इस चीज़ को भी माइंड में मेंशन करके रखना कि आप ये ना सोचो कि अरे सीसैट क्या कठिन हो गया क्या अब। तो बिल्कुल नहीं, उस समय कठिन आया था। जैसे आपको पता होना चाहिए 2020 का यूपीएससी का प्रीलिम्स बच्चों की नज़र में और कोचिंग संस्थान की नज़र में सबसे कठिन था, बट हमारी नज़र में सबसे सरल था। क्यों था? जब हम कराएंगे पेपर तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो आप में से कई सारे बच्चे तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि ट्रिक्स और टैक्टिक्स से वो पेपर तो सॉल्व ही हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखो इसको फिर से देखते हैं। लेखांश में उल्लेख है कि ये लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो, किन को निर्दिष्ट करता है? जो। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात आती है क्या, हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं जबकि हम अन्य विषयों में विश्व से नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता, यहाँ से देखो बात सही आएगी, इस लाइन से देखना है। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता, स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भुखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती। मतलब हम किसी भी प्रकार की महानता को तब नहीं महान बना सकते जब हमारे देश में भुखमरी और दुख की व्यवस्थाएं विद्यमान हो, तब तक हम अपने आप को स्वतंत्र भी नहीं मान सकते। बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि भारतीय परलोक परायण है। मैं समझता हूँ कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी ही ना बन जाएं, क्योंकि यह लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है। इस लाइन को इसने यहाँ पे बात कही है। कहने का मतलब क्या है
कि जो परलोक परायण मतलब जो अध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाते हैं वो क्या होते हैं कि तब तक क्रांतिकारी नहीं बन पाते जब तक वो परलोक की बातों में ढूंढेंगे, मतलब अपने अतीत के ग्रंथों को महान बताएंगे, तब तक वो क्रांतिकारी नहीं बनेंगे। इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि हमारे यहाँ जब सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ मॉडर्न इंडिया में, जब आप पढ़ते हो तो वो लोग क्या थे, अपने परलोक की चिंताओं पर ही अपने आप को सोचने लगे। क्या उन्होंने क्रांति की बात की? नहीं की। क्रांतिकारी कब बने? जब 1905 के बाद से लोगों ने देखा कि भाई हमें अध्यात्म की ओर नहीं जाना है, हमें विज्ञान परक होकर इस देश को आज़ाद कराना है। क्लियर? तब वो क्रांतिकारी बनते हैं, और जब वो क्रांतिकारी बन जाते हैं तो परलोक की फिर चिंता नहीं करते। क्या आपको लगता है भगत सिंह ने कोई माला जपी थी, या भगत सिंह कहीं पे मंदिर या मस्जिद में जाकर रोज़ सुबह कुरान शरीफ पढ़ते थे, या कहीं पे गुरुद्वारा में लंगर देते थे? कुछ नहीं करते थे। वो क्या करते थे, केवल भारत माता के लिए समर्पित थे। भारत माता को कैसे आज़ाद कराना है इन जंजीरों से, इसके लिए वो नित्य प्रयत्न करते थे। तब वो क्रांतिकारी बन गए। क्लियर? तो ऐसी यहाँ पे बात आई। अब यहाँ पे क्या क्रांतिकारी ही ना बन जाए, मतलब वो क्रांतिकारी नहीं बनते हैं। और आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे इसने दे दिया कि क्रांतिकारी बन जाते हैं, वहाँ दिया क्रांतिकारी न बन जाए तब तक। क्लियर? मतलब ये लोग किसके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है जो क्रांतिकारी नहीं बनते हैं, जबकि इसमें दिया क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब जब आपका ये सी और डी कट गया, बचा कौन, ए और बी। अब यहाँ पे आप अगर दूसरा नहीं भी चेक करो ना तो भी आपको पता कि दूसरा सही है। समझ गए? तो दूसरा पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहला ही सिर्फ देखना है। और पहला जब आप देखोगे तो पहली लाइन से समझ में आ जाएगा, इसमें कह रहा विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं। समझना, विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, जबकि यहाँ पे विदेशी प्रभुत्व की अधीनता है। एक तो ये यहाँ से गलत होगा। दूसरा आप यहाँ पे देखो कि क्या है, बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दे कि भारतीय परलोक परायण है। फिर यहाँ पे बात आई कि जब तक निर्धन और अभागे लोग हैं और वो जब तक क्रांतिकारी नहीं बन जाते तब तक देश आज़ाद नहीं हो सकता। इस लाइन का मतलब ये है। समझ गए? तो अब जब आप इतनी बात समझ गए तो आपका पहला ऑप्शन भी कट गया, और जब पहला कट गया तो ऑलरेडी हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विदेशी प्रभुत्व ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत लेखांश के संदर्भ में कौन सी उपयुक्त मान्यताएं वैध हैं, मतलब किनको वैलिडिटी प्राप्त है, मतलब ये कितनी सत्य हैं, इसकी बात कर रहा है। और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लेखांश को, मतलब अपनी मनमर्जी से मत बनाना। क्लियर? तो देख लो आप इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता। आप बताओ, यहाँ पे दिया है, इसमें क्या दिया है? इसमें यही तो बता रहा है कि भाई आध्यात्मिक दृष्टि से वो अपनी महानता की बात करते हैं और अध्यात्म को ही अपना एक सुख मानते हैं, और अध्यात्म में मग्न होकर ही वो क्रांतिकारी की बात नहीं करते। समझ रहे हैं ना? तो ये यहाँ पे अपोजिट दे दिया। और वैसे भी आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ निगेटिव इम्पैक्ट आ गया है। और जब भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना निगेटिव वाले, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो अब आप बताइए, यहाँ पे पहले ही आपका ऑप्शन एक कट गया। अब एक कट गया तो आपका ए तो चला गया, अब एक चला गया। अब आप बताओ, यहाँ पे एक दो है और एक तीन है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है, या तो तीन चेक कर लो या तो दो चेक कर लो, चेक दोनों आपको करने पड़ेंगे। क्लियर? तो देखते हैं दूसरा क्या है। आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है। कहने का मतलब आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है, मतलब गरीबी जो है वो अध्यात्म का अनुसरण करने के लिए एक रुकावट उत्पन्न करती है। क्लियर? दूसरा, पराधीन जन परलोक परायण बन सकते हैं। देखो, पराधीन जन परलोक परायण बन सकते हैं। अब आप इस लाइन को कहाँ से देखोगे? यहाँ से देखो, पराधीन जनों की भी यही स्थिति है। यही स्थिति कैसी है? परलोक परायण बन जाने की। देख सकते हो? अब अगर आप इस पैसेज को पढ़ लो यहाँ से, मैं समझता हूँ कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी ही ना बन जाएं, क्योंकि यह लोक प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं है। पराधीन जनों की भी यही स्थिति होती है, मतलब पराधीन जन भी परलोक परायण बन जाते हैं। तो इस लाइन से समझ में आ गया
कि ये बात भी सही है। देखो आपको अरेंज करना होता है, पजल्स जैसे होते हैं ना, बचपन में आप बच्चों को जब पजल्स देते हो, ब्रिक्स वगैरह देते हो, जैसे आप लोगों के जब विवाह होगा तो जब आपके बेबीज़ होंगे तो उनको आप यही सारे खिलौने तो लाओगे कि हाँ बेटा इसको जोड़ दो, इसमें ये जो ABCD है इन सबको अरेंज करके बता दो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको करना होता है। मतलब देखो जितनी भी आपके अंदर खुराफात होते हैं ना, उन सब खुराफात का उपयोग यहाँ पे आपको करना है। यूपीएससी यही चाहती है कि आप दुनिया के जितने भी खुराफात सीखे हो बचपन से लेके अभी तक, उन सबको आप अपने कॉम्प्रिहेंशन और यूपीएससी की तैयारी में लगा दो। समझ गए? तो देखिए पराधीन जन, अब आपको पराधीन जन यहाँ से लिया आपने, परलोक परायण बन सकते हैं यहाँ से ले लिया, तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हुआ? सही हुआ। अब जब तीसरा सही हो गया तो बी तो कट जाएगा। क्लियर? तो अब CD में हमें चूज़ करना है, मतलब अब हमें दूसरा चेक करना ही करना है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिया? आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है। मतलब कि जब हम आध्यात्मिक अनुसरण करते हैं तो निर्धनता एक बाधक के रूप में काम आती है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, इस लाइन को ऊपर आओ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ कह रहा है ना, हम भारतीयों का ये आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी वही सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं, जबकि हम अन्य विषयों में विश्व से नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भुखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती। कितनी बढ़िया बात बोली है। कहने का मतलब इसमें ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप अध्यात्म की ओर उन्मुख तभी हो सकते हैं, अध्यात्म की महानता का बखान तभी कर सकते हैं जब आप अपने देश से भुखमरी और दुख की समस्याओं को दूर कर दें। मतलब अध्यात्म की ओर जाने के लिए एक जो बाधा है वो है निर्धनता। समझ रहे? देखो डायरेक्ट नहीं दिया है, इसीलिए तो पैसेज को कहते हैं ना कि आपको इनकोड करना है। उसने कोई बात कही आपसे, जैसे एक बार होता है ना, आप लोगों ने बचपन में कई सारी चीज़ें सुनी होंगी जब आप लोग स्कूल लाइफ में रहे होंगे या आजकल जब आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो नहीं कहा जाता है कि अरे यार उसने तो देख के स्माइल कर दिया, वो तो हंस पड़ी मेरे को देख के, तो हंसी तो वो लगभग मुझे चाहती है, प्यार करती है, मतलब कुछ भी सोच लेते हैं। तो फिर इतना भी कॉम्प्रीहेंड मत कर लो कि सामने वाला गलत समझ जाए। क्लियर? तो कॉम्प्रीहेंड भी करना है, सही से करना है, तथ्य और तर्क परक होकर करना है। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ क्या कह रहा है, सिंपल सी लाइन देखो, हमेशा थोड़ी देर रुक के सोच लिया करो कि ये जो चीज़ कह रहा है आखिरकार क्यों कह रहा है, और अभी से अगर आप थिंकिंग बना लोगे ना तो आप हर एक चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने लगोगे कि इसका मकसद क्या है। जैसे आप लोगों के जब मैसेज मेरे पास आते हैं ना, मैं समझ जाता हूँ कि आप लोग कहना क्या चाहते हो। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड करना है कि आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भुखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो संस्थापित जैसे वर्ड से। संस्थापित का मतलब ये है कि प्राप्ति नहीं की जा सकती। आप हमेशा एक वर्ड सुनते हो ना कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। अगर पेट भूखा है तो हम परमपिता परमेश्वर का भजन नहीं कर सकते। अर्थात पेट के भूखा होने का कारण क्या है? निर्धनता। तो जब तक आप निर्धन हो तब तक भजन नहीं हो सकता। समझ गए? एक बात मेरा कोई मतलब था पढ़ने वाला साथ में, तो वो एक लाइन बोलता था हमेशा कि भोजन और भजन अपनी अपनी जगह हैं। मतलब भोजन अगर नहीं है तो भजन आपका नहीं होगा। खैर वो तो उसकी बात थी क्योंकि थोड़ा पेटू टाइप का व्यक्ति था। चलिए, तो आपने ये चीज़ें देख ली, अब आप बताइए पहला ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव वर्ड था, तो पहला आपका कट गया। तीसरा आपका पता था सही है, तो तीसरा और यहाँ पे आपको पता चल गया था, बी अपने आप कट गया था। दूसरा आपने चेक ही कर लिया कि बिल्कुल सही बात बोल रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन 2, 3 हो गया। मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। समझ गए? आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्यों अच्छा है? उपर्युक्त लेखांश की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस पर केंद्रित है? भूखमरी और दुख पर, सभ्यता के विकास पर, सामान्य लोगों के तन मन और आत्मा पर, उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर। क्लियर? उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर। देखो हमने
इस पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो समझ पाएंगे कि एक इसका वास्तव में निष्कर्ष क्या होगा, और फिर हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए, ऊपर तक तो हमने पढ़ लिया था, उम्मीद है आपने भी पढ़ ली थी। तो नीचे का देखते हैं। जैसे जैसे विकसित होकर कोई व्यक्ति परिपक्व होता है, वैसे वैसे वह बाहरी वस्तुपरक दुनिया में ना तो पूर्णतः तल्लीन रहता है, ना ही उससे संतुष्ट होता है। वह कुछ आंतरिक अर्थ भी ढूंढना चाहता है, कुछ मनोवैज्ञानिक और भौतिक संतोष भी तलाशना चाहता है। यही स्थिति जनों और सभ्यताओं की भी होती है। जैसे जैसे परिपक्व और विकसित होकर वयस्क होते हैं, प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के समांतर धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। जब ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं, तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जब ये भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकटावस्था उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखो, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसने सामान्य लोगों के तन मन और आत्मा की बात की हो? तो बिल्कुल नहीं की। तन मन और आत्मा की बात नहीं की, बल्कि पेट की बात की है, मन की बात नहीं की है। मोदी जी की तरह मन की बात ये नहीं कर रहा है यहाँ पे लेखक। क्लियर? वो क्या कह रहा है, जो यथा स्थिति है लोगों की, उस पर सोचने के लिए कह रहा है। और यथा स्थिति कैसी है, तो आप यहाँ पे देख लो, क्या सभ्यता के विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, सभ्यता के विकास की बात कब होगी कि मानो पहले ऐसे था, अब ऐसे हो रहा है, आगे ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पहली लाइन दे दिया कि जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन आता है, मतलब जब वो किसी का उपनिवेश बन जाता है। उपनिवेश बन गया तो सभ्यता का विकास हो रहा है क्या? मतलब मोटे तौर पर सोचो कि सभ्यता का विकास क्या होता है कि जब व्यक्ति बंधनों से आज़ाद होकर स्वतंत्रता की वायु में हिलोरे मार रहा होता है। लेकिन जब वो बंधनों में ही बंद कर उस पिंजड़े में कैद हो जाता है, तो वास्तव में वो विकास की ओर उन्मुख न होकर अपने विनाश की ओर अवरुद्ध होता है। क्लियर? मतलब विनाश की ओर रुकने लगता है कि यार कल हमारा विनाश हो जाएगा। इसीलिए देखना कि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, उपनिवेश ही तो था, तो उसने किस चीज़ की डिमांड की? स्वतंत्रता की। क्यों? क्योंकि उसे अपनी सभ्यता का विकास करना था, उसे डेवलप करना था, उसे विश्व की कदम से कदम ताल मिलाकर चलना था। तो जब उसे चलना था तो ये कैसे संभव हो पाया? जब वो विदेशी प्रभुत्व के अधीन ना रहा हो। तो यहाँ तो विदेशी प्रभुत्व के अधीन है, तो ऑलरेडी हमारा यहाँ से ऑप्शन सी वाला भी कट हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया कि सभ्यता के विकास की कहानी नहीं कह रहा। समझ गए? दूसरी बात, भुखमरी और दुख पर। क्या यहाँ पे केवल भुखमरी और दुख की बात की गई है? भुखमरी और दुख तो केवल एक एंगल दिया गया, समझना। भुखमरी और दुख तो केवल एक एंगल दिया गया। यहाँ पे मुख्य आपको क्या दिया गया? मुख्य आपको दिया गया उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा। ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा का मतलब क्या कि ये बात अलग है। देखो, जब कोई व्यक्ति या कोई कंट्री किसी के अधीन आती है तो उसका उत्पीड़न होता है कि नहीं होता है? और जब उत्पीड़न होता है तो उस उत्पीड़न की अवस्था में हमें क्रांतिकारी बन के उसकी उस अवस्था से उसको मुक्त करना होता है। बट हम उसको मुक्त ना करके अध्यात्म की ओर जाने लगते हैं। जैसे आपने हमेशा बिरसा मुंडा का पढ़ा होगा ना, तो उसमें बिरसा मुंडा क्या बोलता है, या उसके जो फॉलोवर, कि अभी ये अंग्रेज़ों की जो बंदूक है ना, ये बिल्कुल पानी की तरह पिघल जाएगी, हमारे पास जादू टोना है। अध्यात्म की ओर वो चले गए, लेकिन वो उस उत्पीड़नता को या उस समय की उत्पीड़ित जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए, साकार रूप नहीं दे पाए। कहने का मतलब यही चीज़ है कि आपसे ये कह रहा है कि जब आपकी जनता के ऊपर शोषण हो रहा हो, तब आप अध्यात्म को मार्ग अपनाकर अपना बखान करके अपने देश की उन्नति और प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकते। आप अवनति की ओर ही जाएंगे। इसीलिए आपको उन लोगों की मनोदशा को समझना होगा। आपको समझना होगा कि वास्तव में उन लोगों की स्थिति औपनिवेशिक काल में या विदेशी प्रभुत्व के अधीन आकर कैसी हो गई है। यहाँ पे देख रहे हो, मैं समझता हूँ कि निर्धन और अभागे लोग जो कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से समझ गए। क्लियर? अर्थात आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 29 का ए सही हुआ। समझ गए? देखो, ये थोड़े टफ होते हैं, लेकिन इन पे थोड़ा आप जब ध्यान और ज़्यादा लगा लोगे ना,
तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बच्चे क्या होंगे कि यहाँ से सोचने लगेंगे कि अच्छा मन और आत्मा यहाँ दिया है, मन और आत्मा यहाँ दिया है, तो यही सही होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में पूरा ये पैसेज केंद्रित कहाँ पे है, मतलब मोटे तौर पर क्या कहना चाह रहा है। यही तो कहना चाह रहा है कि लोगों का डेवलपमेंट हो, सभ्यता का विकास तो हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि विकास को अगर देगा तो ऐसे बताएगा कि प्राचीन काल में मानव ऐसा था, मध्य काल में मानव ऐसा था, आधुनिक काल में मानव ऐसा हो गया, और इस समय पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद मानव ऐसा हो गया। समझ गए? इसको हम सभ्यता के विकास की बात कहेंगे। सामान्य लोगों के तन मन और आत्मा की बात कब आएगी? जब यहाँ पे ये दिया हो कि आध्यात्मिक सुख भौतिक सुख की अपेक्षा कितना अच्छा होता है, या भौतिक सुख उतना प्रासंगिक नहीं है जितना व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक सुख प्रासंगिक है। तब हम यहाँ पे सामान्य लोगों के तन मन और धन की बात करेंगे। भुखमरी और दुख की बात तब करेंगे जब यहाँ पे गरीबी से संबंधित कोई डाटा आपको दिया हो, जब ये दिया हो कि किस तरीके से भारत के आम जनमानस गरीबी और भुखमरी और कुपोषण का शिकार हो रहे, किस प्रकार उनके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है, तब हम इस टॉपिक को यहाँ बताएंगे। समझ गए? काफ़ी डिटेल से हमने इसके लेखांश को बता दिया है, बट आपको देखो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अब काफ़ी सरल आते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2011 का पेपर है, 2012 का जो पेपर है काफ़ी टफ आए थे उस समय, इसीलिए तो बाद में 2014 में आंदोलन होता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। खैर फिर भी हमें कवर तो करना ही है, तो आपने ये देख लिया, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। हाँ, 30 नंबर। क्या क्वेश्चन है? लेखांश के अनुसार मन और आत्मा की यंत्रणा का कारण क्या है? अब आप बताइए, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया था ना यहाँ पे कि ये देखिए कि संघर्ष उत्पन्न हो जाता तथा मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकटावस्था उत्पन्न हो जाती है। कहने का क्या मतलब है कि प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की इन समानांतर धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। जब ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है, और जब ये भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है तथा मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकटावस्था उत्पन्न हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है सभ्यता जो है उसका जो बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के जो समांतर चलने वाली धाराएं हैं। अब इसको आप क्वेश्चन के माध्यम से समझो। आपने यहाँ पे देख लिया विदेशी प्रभुत्व का प्रभाव, विदेशी प्रभुत्व से पलायन की इच्छा और बीते महान कल की कल्पनाओं की सांत्वना को ढूंढना, बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बीच संतुलन का अभाव। नाम से देखो समझ में आ रहा है। आपने यहाँ पे देखा ना, क्या देखा आपने? बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के समांतर धाराओं, मतलब उसका संतुलन की बात कर रहा। तो ये लाइन आपकी मैचिंग कर रही, तो बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर है। अर्थात इसका आपका आंसर है सी। क्लियर? ए आपका गलत है, बी आपका गलत है, डी आपका गलत है। क्लियर? तो आप समझिए, क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है, ये इस टॉपिक से ही संबंधित नहीं है, मतलब इस लाइन से। तो आपने इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब हम अपने अगले पैसेज को देखते हैं। ये तो सब मैथ के क्वेश्चन हैं, तो जो हम जब मैथ वगैरह कराएंगे ना तो वहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। चिंतित मत होना, छूटेगा कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये है हमारा अगला पैसेज। पैसेज हम पढ़ें उससे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लियर? ताकि क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तो हमें फिर पैसेज अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस पैसेज में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपका है लेखांश का मर्म क्या है? मर्म का मतलब आशय। कहते हैं ना कि उसका तुम्हें मर्म पता होना चाहिए, उसका तुम्हें मूल पता होना चाहिए, उसकी धारणा क्या है, उसके मन मस्तिष्क में चल क्या रहा है। समझ गए? तो उसी मर्म की बात है। जैसे सार कह सकते हो, सारांश कह सकते हो, ये अलग अलग वर्ड हैं मर्म के। मर्म, सारांश, आशय, उद्देश्य, ये सारी चीज़ें। तो खैर हम इसको पढ़ें क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर पैसेज को पढ़ेंगे, तब आंसर अच्छे से निकल आएगा। समुद्री तारे का अपना एक पसंदीदा शिकार होता है। कुंजी शिला यानी कि कीस्टोन जाति की देखो यहाँ पे यूपीएससी एक काफ़ी अच्छी चीज़ कर देती है, जब काफ़ी जटिल हिंदी आपको दे देगी ना तो आपको इंग्लिश भी साथ में दे देगी। तो कीस्टोन प्रजाति आपको पता है, कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? आप लोगों में से एनवायरनमेंट बुक सीरीज हमारे साथ की है आप लोगों ने, तो आपको पता है ना, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था बताइए? हमने एग्जाम्पल आपको दिया था आपके माता पिता का एग्जाम्पल, कि संख्या में भले ही वो कम होते हैं बट उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अब आपको लाइन याद आ गई होगी,
जिन लोगों ने किया है। तो एक बार जिन लोगों ने नहीं किया है वो एनवायरनमेंट में जाकर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कीस्टोन प्रजाति। क्लियर। कुंजी शिला कीस्टोन जाति की उत्तरजीविता पसंदीदा शिकार से निर्धारित होती है। कुंजी शिला मतलब कीस्टोन जाति जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत सागरीय तट पर समुद्री तारा एकमात्र कुंजी शिला जाति है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड मिल गया है, बताइए एकमात्र। एकमात्र तो हो ही नहीं सकता कि उत्तरी अमेरिका में केवल एक ही कीस्टोन प्रजाति हो, तो आपका ये ऑप्शन तो कट गया, इसको काट दो, समझ गए। अब आपका बचता है यहाँ पे ऊपर, समुद्री तारे का अपना एक पसंदीदा शिकार होता है। अपना एक पसंदीदा शिकार, आप बताओ, समुद्री तारा मतलब जो स्टार फिश होती है वो क्या केवल एक ही चीज़ को खाती होगी? सपोज करो अगर वो ना मिले तो नहीं मिलेगी तो मर जाएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि केवल एक ही चीज़ का वो शिकार करती होगी। थिंकिंग करना है अभी, क्योंकि अभी हमने लेखांश नहीं पढ़ा है, तो भाई साहब ये भी आपका नहीं होगा। अब आपके दो बचते हैं, तो इन दो को हम नज़दीकी से चेक कर लेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो पैसेज को जब पढ़े, क्या है पैसेज, एक जाति जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी प्रचुरता के अनुपात से बढ़कर प्रभाव डालती है उसे कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। देखो कितनी कठिन परिभाषा दी है और हमने आपको कितना इजी पढ़ाया था। कीस्टोन जाति जाति की समुदायों की समृद्धि तथा पारिस्थितिकी तंत्रों में व्याप्त ऊर्जा और पदार्थों के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। समुद्री तारा पाइस्टर ओकेरिसियस भी, जो उत्तरी आगे क्या है अमेरिका के प्रशांत सागरीय तट पर चट्टानी अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों में रहता है, कीस्टोन जाति का एक उदाहरण है। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या दिया है लाइन, कि प्रशांत सागरीय तट पर चट्टानी अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों में रहता है, कीस्टोन जाति का एक उदाहरण है। मतलब और भी वहाँ पे कई सारे उदाहरण हैं, इस लाइन का ये मतलब है। तो यहाँ क्या दिया है, एकमात्र जाति है। मतलब लाइन को देखो यहाँ एक्सट्रीम बना दिया, वहाँ एक्सट्रीम नहीं है, तो आप समझ गए कि हाँ ये ऑप्शन हमारा अब गलत हो गया। दूसरा, इसका पसंदीदा शिकार मिटलेस कैलिफोर्निया शंभू है। समुद्री ताराओं की अनुपस्थिति में शंभू अंतर्ज्वारीय प्रदेश की विस्तृत पेटी में अपने अन्य प्रतियोगियों से संख्या में इतनी बढ़ जाती है कि उनके लिए स्थान नहीं छोड़ती। समुद्री तारे इन शंभुओं को ग्रास बना इस पेटी में अनावृत स्थान उत्पन्न कर देते हैं, जिससे विविध प्रकार की जातियां अपने लिए स्थान बना पाती हैं। क्लियर। फिर है वाशिंगटन विश्वविद्यालय के द्वारा, देखो आपको इतना ज़्यादा अब आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए आप ये पूरा आपने पढ़ लिया। क्लियर। कौन सी जातियों का जीवन बना रहता है, चलिए फिर हम पूरा पढ़ लेते हैं। अध्ययन में 5 वर्ष की अवधि में अंतर्ज्वारीय प्रदेश के चयनित भागों से समुद्री तारों को बारंबार हटाकर जाति की समृद्धि पर पाइस्टर के प्रभाव को दर्शाया गया है। जिन क्षेत्रों में समुद्री तारों को हटाया गया था उन क्षेत्रों में 2 प्रमुख परिवर्तन घटित हुए। प्रथम, शंभू संस्तर का निचला किनारा अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में और नीचे विस्तृत हो गया, जिससे प्रकट होता है कि उन क्षेत्रों में जहां शंभू अपने अधिकांश समय जल आच्छादित रहती है वहां समुद्री तारे उन्हें समूल नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, जिस प्रदेश से समुद्री तारों को हटाया गया वहां अचानक नाटकीय ढंग से समुद्री जंतुओं और शैवालों की 28 जातियां विलुप्त हो गईं। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना कि जहां पे थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा, जहां से इनको हटा दिया गया उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्लियर। अंततः उस पूरे अधः स्तर को उस क्षेत्र के प्रबल प्रतियोगी मिटलस ने अकेले ही घेर लिया। पाइसेस्टर के परभक्षण से प्रतियोगी संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव ही अधिकांशतः सुनिश्चित करता है कि चट्टानी अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिक तंत्रों में कौन सी जातियों का जीवन बना रहता है। यानी कि निष्कर्ष आपको ये बता दे रहा है कि ये पूरा का पूरा पैसेज बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के संबंध से संबंधित है। समझ गए। जिन लोगों ने जैव विविधता पढ़ी होगी हमारे साथ में बायोडाइवर्सिटी, वो समझ गए होंगे इस पूरे पैसेज को। इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक टॉपिक का अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, हर एक टॉपिक की परिभाषा की अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। तो ये लास्ट लाइन आपको बता दे रही जैव विविधता से संबंधित। अब आप बताओ, आपने अभी पढ़ा था ना कि इसका तो कोई संबंध दिया नहीं था, समझ गए कि यहाँ पे एकमात्र कुंजी शिला है, जबकि यहाँ पे ऐसा तो दिया नहीं। ये कह रहा कि एक उदाहरण है, मतलब अन्य भी उदाहरण है, तो डी तो कट गया। समुद्री तारे का अपना एक पसंदीदा शिकार होता है, ऐसी तो यहाँ पे कोई लाइन आई ही नहीं है कि पसंदीदा वर्ड दिया हो, तो पहला कट गया। दूसरा क्या है, कुंजी शिला जाति की उत्तरजीविता पसंदीदा शिकार से निर्धारित होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे भी क्वेश्चन आपने पूरे पैसेज को पढ़ा, ध्यान से फिर से पढ़िएगा। मैंने जहाँ तक पढ़ा है कहीं पे कोई ऐसा वर्ड नहीं आया है जो ये बता रहा हो कि कीस्टोन जाति की जो उत्तरजीविता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
वो वास्तव में पसंदीदा शिकार से निर्धारित होती है। बट इसमें एक बात ज़रूर आपने हर जगह पढ़ी, वो ये कि कीस्टोन जाति जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है। मतलब जहाँ पे कीस्टोन जाति होगी वहाँ पर या तो जाति ज़्यादा होंगी या तो फिर कम होगी। आप सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, समुद्री ताराओं की अनुपस्थिति में शंभु अंतर्ज्वारीय प्रदेश की विस्तृत पेटी में अपने प्रतियोगियों से संख्या में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उनके लिए स्थान नहीं छोड़ती। मतलब कई सारी विविधताएं आ जाती हैं। क्लियर? और जब ये नहीं होते हैं तो वहाँ विविधता कम हो जाती है। फिर देखो यहाँ पे नीचे एक पैरा और दिया है कि जिन क्षेत्रों से समुद्री तारों को हटाया गया उन क्षेत्रों में दो परिवर्तन घटित हुए, एक तो वो विस्तृत हो गए, दूसरे कमी हो गई। तो क्या दिखा रहा है ये पूरा का पूरा पैसेज? यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं कौन? बताइए। पूरा का पूरा पैसेज मतलब कीस्टोन प्रजाति। समझ गए? तो आपको यहाँ पे मिल गया, जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन क्या हुआ आपका सही? सी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 45। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, शंभु सामान्यता अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रबल जाती हैं। बार बार आप हम लोग शंभु शंभु पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं शंभु को वास्तव में इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शंभु कहीं पे मिलेगा, क्रक्स ऑफ पैसेज मसल्स। क्लियर? ये देखो मसल्स आपको यहाँ पे दिया है। क्लियर? तो मसल्स आप समझ सकते हो। चलिए अब आपने मसल्स को देख लिया ना। शंभु सामान्यता अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रबल जाति हैं। समुद्री ताराओं की उत्तरजीविता सामान्यतः शंभुओं की बाहुल्यता से निर्धारित होती है। शंभु, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखते हैं शंभु को। द सर्वाइवल ऑफ सी स्टार्स इज जनरली डिटरमाइंड बाय द अबंडेंस ऑफ मसल्स। बिल्कुल ठीक है, मसल्स की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप ऐसे शंभु समझ सकते हो। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी पैसेज से ही करते हैं। अब आप बताइए ये क्वेश्चन कौन सा है? 45। लेखांश के संदर्भ में शंभु समानता अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रबल जाति है। समुद्री तारों की उत्तरजीविता सामान्यतः शंभुओं की बाहुल्यता से निर्धारित होती है। मैंने आपको जब कल क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक ट्रिक दी थी। क्या? कि अगर आपको ऑप्शन में दिया हो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप बताइए उसका सिंगल डिजिट या तो सही होगा, नहीं तो 100% 99% चांस होते हैं उसका ऑप्शन लास्ट वाला ही वही सही होगा। क्लियर? मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, दो सही हो ये काफ़ी रेयर होगा। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था कल। तो आप यहाँ पे बस थिंक कर लो, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। क्लियर? चांस डी के ज़्यादा हैं। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। शंभु सामान्यता अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रबल जाति है। वर्ड यहाँ पे क्या मिला? बताइए, वर्ड आपको क्या मिला है? प्रबल जाति। क्या प्रबल हैं? बताइए। प्रबल वर्ड क्या होता है? काफ़ी उत्तेजना, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी उपलब्धता होती है। तो आपको पता है कि नहीं साहब, प्रबल ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको अभी ऑप्शन में पढ़ा था, कहीं पे हमें शंभु के लिए प्रबल जाति शब्द का उपयोग यहाँ पे किया हुआ नहीं मिला है। आप इस पूरे पैसेज को पढ़ डालिए, कहीं पे आपको प्रबल जाति नहीं मिलेगी। दूसरा, समुद्री तारों की उत्तरजीविता सामान्यतः शंभुओं की बाहुल्यता से निर्धारित होती है। कहने का मतलब कि समुद्री तारे तभी तक सरवाइव कर सकते हैं जब तक वहाँ पे शंभु की संख्या सबसे ज़्यादा हो। क्लियर? अगर शंभु की संख्या नहीं है तो समुद्री तारे समाप्त हो जाएंगे। बट क्या आपने कहीं पे ऐसा कुछ पढ़ा है? देखिए आप यहाँ पे देख लो, समुद्री तारे इन समूहों को ग्रास बना इस पेटी में अनावृत स्थान उत्पन्न कर देते हैं, जिससे विविध प्रकार की अन्य जातियाँ अपने लिए स्थान बना लेती हैं। क्लियर? समुद्री ताराओं की अनुपस्थिति में उल्टा है। यहाँ पे देखो, समुद्री ताराओं की अनुपस्थिति में शंभु अंतर्ज्वारीय प्रदेश की विस्तृत पेटी में अपने अन्य प्रतियोगियों से संख्या में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उनके लिए स्थान नहीं छोड़ती। मतलब क्या है? उल्टी बात कह रहा। शंभुओं की उत्तरदायित्व जीवता है किस पर? समुद्री तारों की बाहुल्यता पर। समझ गए? मतलब शंभु तभी ज़्यादातर रह सकते हैं जब समुद्री तारे वहाँ पे कम से कम हो, और अगर समुद्री तारे वहाँ पे ज़्यादा हैं तो शंभु वहाँ पे ज़्यादा पनप ही नहीं पाएंगे। इस लाइन का मतलब यही है, इसको यही आपको समझना है। तो अब आपने देखा, आपको क्या दिया है? समुद्री तारों की उत्तरजीविता। उत्तरजीविता का क्या मतलब होता है? कि इनके बिना वो अधूरे हैं।
क्लियर, ये इसके भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या समुद्री तारों की डिपेंडेंसी समूहों की बाहुलता पर होती है? तो बिल्कुल भी नहीं। समुद्री तारे अलग हैं, उनका अपना अलग रोल है, समूहों की अपनी अलग रोल प्ले है। क्लियर, तो आपको पता चल गया, ना तो एक है ना तो दो है। प्रबल से वो कट गया और ऑप्शन को पढ़ने से इस पैसेज को हमारा ये कट गया। क्लियर, तो ये चीज़ें इस तरीके से आपने कर ली। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? इसका ऑप्शन आपका होगा डी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कौन से आशय लेखांश द्वारा व्यक्त होते हैं या व्यक्त होते हैं? क्लियर, होता है या होते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि आपको दो ऑप्शन में तो दो हैं, दो ऑप्शन में तीन हैं। मतलब अगर हम दो को चेक कर लें तो दो एलिमिनेट हो जाएंगे, तीन को चेक कर लें तो दो एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ गए? तो देखते हैं क्वेश्चन। शंभुएं सदा समुद्री तारों की कठोर प्रतियोगी बनी रहती हैं। सदा, ऑलवेज, यहाँ पे वर्ड आया है। ऑलवेज क्या होता है हमेशा बताइए? एक्सट्रीम वर्ड होता है। तो सदा वर्ड को आप काट दो। समझ गए? पहला कट गया, सी आपका क्या हुआ बताइए? पहला कट गया, सी आपका कट गया। अब बताइए क्या बचा? बी और डी। क्लियर, आ गया ना आंसर कितनी जल्दी? बी और डी बचा। अब हमें दो चेक हो जाए तो आंसर आ जाएगा, तीसरा चेक हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, प्रशांत सागरी तट के समुद्री तारे विकास क्रम के चरम पर पहुंच चुके हैं। फिर से देखो एक वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड है ना, चरम मतलब टॉप पीक पे पहुंच गया। भाई इस दुनिया में अभी कौन सा इंसान है उस चरम पे पहुंच गया है? कोई नहीं पहुंच रहा है। विकास के स्तर में अभी भी कोई व्यक्ति टॉप पीक पे नहीं पहुंचा है। हर व्यक्ति डेवलपमेंट कर रहा, नित्य अपने आप को पास्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा। जैसे आप एक चीज़ सोचो, मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाता हूँ, खैर जिन लोगों ने मेरे से पहले पढ़ा था कभी, तो वो आज जब आपके वीडियोस यही देखते हैं तो मुझसे यही कहते हैं कि सर आपने जब पहले पढ़ाया था तो आप ऐसे पढ़ाते थे, अब आप पढ़ा रहे हो तो ऐसे ही पढ़ा रहे हो, अपने ही आंसर आप गलत कर दे रहे हो। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं स्थिर नहीं रहता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ, अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। लेकिन अभी पूरी तरह से थोड़ा ना अपग्रेड हो गया। जैसे अन्य मुखर्जी नगर या कई हैदराबाद के इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो अपने आप को एक बार फिक्स कर लिए कि हाँ यही नोट्स है हमारा, यही हमारी कुरान शरीफ है, यही श्रीमद् भागवत गीता है, यही हमारी बाइबिल है, अब इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप हमेशा देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा है जिसको अपडेट किया जाता है समय के अनुरूप, इसीलिए उसमें रिजिडता नहीं आती। समझ गए? धर्म में इसीलिए रिजिडपन है कि उसे आप अमेंड नहीं कर सकते। अगर भगवान कृष्ण ने पार्थ से ये कहा, मतलब अर्जुन से ये कहा कि कर्म करना है तो करना है, उसे आप अमेंड नहीं कर सकते हो। चारवाक की तरह आप नहीं कर सकते हो कि उधार लेके घी पियो, कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रारब्ध से ही लिखा है। तो ये बातें नहीं हो सकती, और जो करेगा तो उसे विधर्मी घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की पुस्तिका में और अन्य पुस्तकों में एक सामान्य सा क्या डिफरेंस है, तो आप यही बता सकते हो कि सर अन्य जो पुस्तकें हैं वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण नहीं है, या तो वो नम्य है और या तो वो अनम्य है। हालांकि अधिकांश पुस्तकें अनम्य ही हैं जितनी धार्मिक हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण होता है, और भारतीय संविधान तो इसका एक अनुपम उदाहरण है। अर्थात हम इसे अमेंड भी कर सकते हैं सरलता से और जटिलता से भी। ऐसे आप बता दोगे तो एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह आपका मौलिक होता है। समझ गए? तो आप देखिए चरम पर पहुंच चुके हैं, तो आपका ये भी कट गया ना। दूसरा ऑप्शन क्या आ गया? 46 का डी, बिना पढ़े। देखो वही होता है ना, कई बार बच्चे जानते हो क्या होता है, आपको सच जानकर हैरानी होगी। भाई मास्टर ने कह दिया कि ये पैसेज पहले पढ़ लो, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर देखना, तो बच्चा इसको पढ़ के पागल हो जाता है, बोर हो जाता है। आप लोग अभी भी देख रहे होगे, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बोर हो गए होगे, मुझे पता है, क्योंकि इतनी जटिल शब्दावली आप पढ़ ही नहीं सकते हो। और आपने जब यहाँ से सही करने की कोशिश की होगी तो आपको सरलता आ गई होगी कि अच्छा जैव विविधता यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे विविध प्रकार की बात कर रहा है, हाँ तो यही होगा 100% चांस। समझ गए? ऐसे आप सही किए हो तो आपका सही हो गया। एकमात्र आपको पता है नहीं होगा, एक पसंदीदा शिकार है नहीं होगा, यहाँ पे उत्तरजीविता की बात ही नहीं है, तो आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। यहाँ पे आपने देखा बाहुल्यता की बात करता है तो नहीं है। क्लियर? नहीं तो वैसे आप पढ़ के करोगे तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। चलिए, और जो लोग 30 मार्क हाँ बनते हैं
तुमको बनने दो। ठीक है, तो आप इसका आंसर समझ गए ना, क्या है इसका आंसर? डी है, 46 का डी, अर्थात केवल 3 इसका सही है। अब तीसरा हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी है तो देख लो। समुद्री तारे अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के महत्वपूर्ण संगठक हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि प्रशांत सागरीय तट पर अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिक तंत्रों में रहता है। क्लियर। और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए आपको ऊर्जा के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। निचला किनारा जल आच्छादित रहती है, वहाँ समुद्र नष्ट की क्षमता रखते हैं, जिस प्रकार हटाया जा सकता है, अकेले ही घेर लिया है। वापस आते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखो, जाति जाति की समुदाय की समृद्धि तथा पारिस्थितिक तंत्र में व्याप्त ऊर्जा पदार्थों के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। क्लियर, मतलब ऊर्जा का संकेंद्रण होता ही है। समझ गए? तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। देखो काफ़ी बड़ा है, ये भी आपका एलिमिनेशन से ही आएगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको इसमें। तो देखो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल कुंजी शिला जाति से प्रभावित होते हैं। कुंजी शिला जाति का मतलब क्या है कि स्टोन से प्रभावित होते हैं, तो सही बात है। अब यहाँ पे आपको थिंकिंग करना है कि अच्छा खाद्य श्रृंखला का मतलब जो अन्य जीव होते हैं उनकी निर्भरता और उनकी उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति पर की स्टोन प्रजाति का प्रभाव पड़ता है। क्लियर। देखो यहाँ पे अब आपको ना अपनी इन्वायरमेंट का यूज करना पड़ेगा, पूरी तरह से थोड़ा सा थिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इन्वायरमेंट का मौलिक चिंतन नहीं लगाया तो आपका ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर। तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई साहब आपने पहला बोल दिया, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको पहला ए में है, बी में नहीं है, तो बी आपका कट गया, बी आपका नहीं सही होगा। अब आपका बचा क्या, 1 2 3। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि 2 सही है या गलत है तो आप काफ़ी नज़दीक से आंसर के आ जाओगे, मतलब ए सी में आप फिर कंफर्म हो जाओगे। क्लियर। तो 2 को देख लेते हैं। कुंजी शिला जाति की उपस्थिति जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की एक विशिष्ट विशेषता है, मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन जाति का होना ही अनिवार्य है। समझना इस बात को, उपस्थिति विशिष्ट विशेषता है, विशिष्ट का मतलब कि अनिवार्य है। अब आप बताइए अनिवार्य जो वर्ड है क्या वो एक्सट्रीम वर्ड नहीं है? एक्सट्रीम वर्ड है। देखो मैं जब ये बोलता हूँ ना ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो आप क्या किया करो ना, एक कॉपी बना लो इसकी भी, एक्सट्रीम वर्ड की, सभी, सदा, एकमात्र, हमेशा। तो क्या होगा कि एग्ज़ाम के पहले पहले आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा। हालांकि हम आपको क्विक रिवीजन में तो सारे कीवर्ड फिर से बताएंगे, और 20 जून से लेकर 27 जून के पहले, मतलब 25 जून की मध्य रात्रि तक आपको यही सब चीज़ें हम बताएंगे बार बार, मतलब रटा डालेंगे कि बच्चों ये चीज़ देखो, ये चीज़ पता होना चाहिए, ऐसे आपको सॉल्व करना है। समझ गए? तो उसकी टेंशन तो ना लो, मतलब हमें तो पता है कि आप लोग करोगे है नहीं, तो इसीलिए हम ही को ही करना पड़ेगा सारी चीज़ें। समझ गए? तो विशिष्ट विशेषता है, नाम से समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम वर्ड बोलना, तो एक्सट्रीम बोलना भाई साहब तो दूसरे आप कट जाओ, तो दूसरा हमने कट कर दिया, तो बी और डी हमारे कट हो गए। अब हमारा बचा ए और सी। क्लियर। एक बात यहाँ पे और ट्रिक आपको दे देता हूँ। ट्रिक क्या, कि जब भी अगर ऑप्शन में आपको सिंगल डिजिट और 2 डिजिट बचे हमेशा, या ए या सी विकल्प बचे, तो हमेशा वो 2 डिजिट वाला ही आंसर सही होगा। नहीं समझे? मतलब जैसे यहाँ पे केवल 1 डिजिट दिया है, यहाँ पे 1 3 दिया है। क्लियर। तो हमेशा आपका 2 डिजिट वाला ही सही होगा, रेयर है कि एक ही सही हो। फिर भी हम पढ़ लेते हैं तीसरे को। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से कीस्टोन जाति को पूर्णतः हटा दिया जाए तो इससे वह पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। क्लियर। बिल्कुल सही बात है। क्यों? अब आप कहोगे सर इसमें तो पूरा एक्सट्रीम वर्ड 2 हैं, तो देखो 2 एक्सट्रीम वर्ड है ना, इसलिए तो दोनों एक्सट्रीम वर्ड आपस में कट गए। ध्यान देना, जब 2 एक्सट्रीम वर्ड हो तो दोनों कट जाएंगे। आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ी हो या मैथ पढ़ी हो तो आप लोग देखते होगे ना, जैसे -3 यहाँ पे है, इक्वल टू में माइनस यहाँ पे 4 है, तो ये माइनस माइनस आपके कट जाते हैं। समझ रहे हो? मैथ जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा अच्छे से कि ये माइनस माइनस आपके कट जाएंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल वही है। अब आप ऐसे पढ़ लो, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन जाति को हटा दिया जाए तो इससे पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर समझ में आ गया कि कीस्टोन जाति की कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो
तो आप फिर से पैसेज को देखो और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, एक मिनट, कि हाँ यहाँ पे अनावृत स्थान विविध प्रकार के अपना स्थान बना लेती हैं, इतने अधिक बढ़ जाते हैं। समुद्री तारे धारण है अनुपस्थिति में, बिस्तर पेटी में अपने बढ़ जाते हैं। एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको मिलेगा, हाँ ये देखो, किसी पारिस्थितिकी में अपनी प्रचुरता के अनुपात से बढ़कर प्रभाव डालती हैं, मतलब कि प्रभाव डालती हैं। अब सोचो अगर ये पारिस्थितिकी तंत्र से इनको हटा दोगे तो पारिस्थितिकी तंत्र खत्म नहीं हो जाएगा। अब आप लोगों को ये पता होगा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो आप लोग हमारी इन्वायरमेंट की बुक सीरीज़ देखें और या फिर प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में इन्वायरमेंट के टॉपिक के आने तक वेट करें। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आज आपके सारे कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो गए। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन इसके बचे हैं 3 से 4, तो वो हम अपने अगले पार्ट यानी कि डे 4 में कंप्लीट करेंगे और साथ में उसमें हमारा 2012 का भी कॉम्प्रीहेंशन का पेपर शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा फिर अगले उसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आज की आपको क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी, आपको सारी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स समझ में आई होंगी, साथ ही आपको थोड़ा सा जटिल पेपर भी पता चला होगा। देखो जटिल भी पढ़ना चाहिए, छोड़ना तो हमें कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि जटिल को भी देखो हम सरल बनाने का हर संभव प्रयत्न कर दिए। अब जब वो जटिल ही है और उस वक्त सबसे टफ पेपर ही आया था, देखो आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा कमांड बनानी है ना, वो 2016 के पेपर से बनानी है कॉम्प्रीहेंशन में। क्यों बनानी है? जब हम 2016 के पेपर को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक ही पैसेज में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2016 में क्या हो रहा है कि छोटा सा पैसेज होता है और उसमें सिर्फ 2 या 1 क्वेश्चन होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया है। तो अब हमें उसी के हिसाब से फिर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो उम्मीद है आज की आपको सारी क्लासेस समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट यानी कि डे 4 में, कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट 4 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।